डायबिटीज के मरीज मनोहर जी की भूख जब बर्दाश्त के बाहर होने लगी और वे आवाज देकर बोलने ही जा रहे थे कि अनुपमा जी ने आंखें तरेरी। शर्म है कि नहीं कुछ आपको? बेटी के घर आए हो और भूख भूख कर रहे हो, जरा रुक नहीं सकते? ये आपका अपना घर नहीं है, बेटी के ससुराल आए हैं हम, समझे? अरे तो क्या हो गया? क्या बेटी के घर में भूख नहीं लग सकती? भूख तो भूख है, कहीं भी लग सकती है। मनोहर जी ने ठहाका लगाया। तुम भी ना अनुपमा, कुछ भी सोचती हो। ये हमारी बेटी का घर है, किसी पराये का नहीं। ये सुनकर अनुपमा बुनबुनाते हुए कहने लगी, इसीलिए वो यहाँ आना नहीं चाहती है, मगर नायरा है कि समझती ही नहीं। जाने क्या सोचते होंगे उसके ससुराल वाले। अब क्या सोचने बैठ गई? यही तुम्हारी बड़ी खराब आदत है। किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है अनुपमा, कोई कुछ नहीं सोचता। मनोहर जी बोल ही रहे थे, तभी खाने की प्लेट लिए नायरा ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी पापा, वो मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप भी खा लो। मम्मी आप भी पापा के साथ ही बैठ जाओ, मैं तब तक और फुलके लेकर आती हूँ। कहकर हड़बड़ाई सी नायरा फिर किचन में भागी। लेकिन अनुपमा कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है। क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं खा सकते थे? कितने तो होटल हैं शहर में, जाने क्या सोचते होंगे उसकी ससुराल वाले। जब देखो तब इसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाने जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? कोई कुछ नहीं सोचता, प्लीज आप ज़्यादा मत सोचो। प्लेट में गरम फुलके डालती हुई नायरा बोली। हाँ मैं भी यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें है कि शर्म बहुत ही आती है। अरे भाई, ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे बेटा कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया। अनुपमा कहने लगी कि चलो अब यहाँ से, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो, अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए मनोहर जी बोले। अच्छा बेटा, अब हम निकलते हैं। ओके पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, और मम्मी आप भी। पापा आप थोड़े अजीब हो, पर आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। मनोहर जी के दोनों गालों को खींचती हुई नायरा बोली तो अनुपमा भी हंस पड़ी। बाप बेटी का प्यार देख अनुपमा मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। सोचने लगी कि कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, एकदम पारदर्शी, कोई दुराव छिपाव नहीं। दोनों राजनीतिक से लेकर फिल्मों तक पर खुलकर बातें करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। और एक उसके ज़माने में पिता से बात करना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पापा प्लीज आप ज़्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा ना, डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है। प्लीज पापा वादा करिए मुझसे, आप मिठाई छुएंगे भी नहीं। नायरा बोली तो हड़बड़ाते हुए अनुपमा कहने लगी कि इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाई नहीं हो। ठीक है, तो फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय, नायरा ने डराया। जानती है वो उसके पापा उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वो मुझे ज़्यादा डांटा ना करें, बहुत डांटती हैं मुझे। बच्चा सा मुँह बनाते हुए मनोहर जी बोले तो नायरा को हंसी आ गई। मम्मी आप भी पापा को मत डांटा करो, और पापा आप भी मम्मी की बात माना करो। एक गार्जियन की तरह अपने माँ पापा को समझाती हुई नायरा बोली। 3 महीने बाद फिर से डायबिटीज जांच कराकर डॉक्टर से दिखाने यहाँ आ जाना। ज़्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी। नायरा को अपने पापा की हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं उनका शुगर लेवल ना बढ़ जाए, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बावजूद वो डायबिटीज के बारे में गूगल पर भी सर्च करती रहती है। जानती थी उसके पापा खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह हैं। अनुपमा जी के डर से घर में तो नहीं,
पर बाहर वे मिठाई खा ही लेते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता उनसे। वैसे एक बात ये भी है कि जिस चीज़ के लिए इंसान को मना किया जाता है उसका मन उसी ओर भागता है। मनोहर जी के डर से ही अनुपमा फ्रिज लॉक करके रखने लगी थी। बुरा लगता है पर क्या करें। अपने मम्मी पापा को विदा कर नायरा मन ही मन मुस्कुराती हुई घर आ रही थी कि राधिका मामी और अपनी सास की बातें सुन उसके कदम बाहर ही रुक गए। जरा भी शर्म लाज है इन्हें, देखो तो जरा, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं यहाँ। ये भी नहीं समझते कि ये उनकी बेटी का ससुराल है। मुंह बिचकाती हुई नायरा की सास गीता जी बोली थी, मैंने तो पहली बार देखा है दीदी, बेटी के ससुराल में किसी माँ बाप को गबागब खाते हुए। बड़े बेशर्म लोग हैं ये तो। हम एक हैं बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और एक ये लोग हैं। हाय हाय, जोर का ठहाका लगाती हुई राधिका मामी बोली। इस पर गीता जी कहने लगी कि हर 3 महीने पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं दोनों, और खा पी कर ही जाते हैं। मन तो करता है कि पूछूं, वहाँ आपके शहर में डॉक्टर नहीं है जो यहाँ दिखाने चले आते हैं, लेकिन बेटे को बुरा न लगे इसीलिए चुप हो जाती हूँ। दोनों की बातें सुन नायरा स्तब्ध रह गई। जिस सास और मामी सास को सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाकर पिलाती है, उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है, उनके लिए मनपसंद खाना बनाती है, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है, वही दोनों उसके माँ पापा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, पता है उसे कि गीता जी को उसके माँ पापा का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था उन्होंने, जबकि पता है उन्हें कि राधिका मामी एक की 4 लगाकर बोलने में माहिर हैं। उन्हें इधर की उधर करने में खूब मज़ा आता है। फिर भी, और ऐसा क्या गलत कर दिया मेरे माँ पापा ने जो बाहर वालों के सामने उनकी बुराई लेकर बैठ गईं? क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी के घर नहीं आ सकते? मन तो किया कि बोल दे कि जब लड़के के माँ बाप बड़े हक से अपने बेटे के घर रह सकते हैं, तो क्या बेटी के माँ बाप आ जा भी नहीं सकते? और किसने बनाए है ये रिवाज कि बेटी के घर माँ बाप या पानी भी नहीं पी सकते? अरे शर्म तो लड़के वालों को आनी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़की वालों के सामने अपना हाथ पसारते हैं, बेटे को बेच देते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो, यही राधिका मामी इसीलिए अपने बेटे की बारात लौटाने पर अड़ गई थी, क्योंकि लड़की वाले गाड़ी नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वे किसी भी तरह से गाड़ी दे देंगे, पर अभी फेरे हो जाने दीजिए, नहीं तो समाज और लोगों के सामने उनकी जगहसाई हो जाएगी। पर मामी और उसके परिवार वाले नहीं माने, और हार कर जाने कहाँ से कैसे कर उन्हें गाड़ी के पैसों का इंतजाम करना पड़ा। तब जाकर शादी हो पाई, और यही मामी यहाँ बैठकर गाल बजा रही हैं। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। लेकिन वो कुछ ना बोलकर अपने कमरे की तरह बढ़ने ही लगी कि गीता जी ने टोका, गए तुम्हारे माँ पापा? अब फिर कब आने वाले हैं? मटर का दाना निकालती हुई गीता जी बोली, जी माँ जी गए, अब 3 महीने बाद फिर आएंगे। सास के व्यवहार से नायरा को रोना आ रहा था। नायरा के माँ पापा जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी इनकी बोली तो देखो, फिर कब आएंगे? क्या वे यहाँ खाना खाने आते हैं या उनके घर में खाने की कमी है? अरे वे चाहे तो 2-4 को खिलाकर खा सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। वे तो बेटी के मोहवश यहाँ चले आते हैं। वहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है क्या बहू, जो तुम्हारे माँ पापा को यहाँ इतनी दूर दिखाने आना पड़ता है? राधिका मामी ने तल्खी से पूछा तो नायरा तिलमिला उठी। मन तो किया कि बोल दे, वहाँ लखनऊ में भी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर वो यहाँ महीने भर से क्यों पड़ी हैं? लेकिन चुप लगा गई। बेकार में बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा? और जब अपने घर वाले ही उसे सह दे रहे हैं तो वो बोलेगी ही। नायरा के तेवर देख दांत निपोड़ते हुए राधिका मामी कहने लगी, हाँ नहीं होंगे वहाँ अच्छे डॉक्टर
तभी तो यहाँ दिखाने आना पड़ता है ना बहू। लेकिन नायरा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी गटकने लगी। उसके पापा ने ही समझाया था उसे कि जब दिमाग में ज़्यादा गुस्सा भर जाए तो इंसान को ठंडा पानी पी लेना चाहिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है। चाहती तो पलटकर वो अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि उसके मायके वाले यहाँ आकर बड़े हक से रह सकते हैं, जब तक मन चाहे तो उसके मायके वाले क्यों नहीं आ सकते। ये घर उसका भी तो उतना ही है जितना गीता जी का। लेकिन एक दिन किसी बात पर गीता जी ने ही कहा था, ये तुम्हारी ससुराल है बहू, तुम्हारा मायका नहीं। ये सुनकर नायरा की आंखें भर आई थी। वो पूछना चाहती थी कि तब उसका अपना घर कहाँ है। यही तो विडंबना है लड़की के साथ कि उसका अपना कोई घर नहीं होता। मायके में वो पराई अमानत कहलाई जाती है और विवाह के बाद उसी लड़की को ससुराल में पराये घर की लड़की बताया जाता है। बेचारी लड़की किस घर को अपना घर माने, मायके या ससुराल को। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बेटा तू तो पराई है, तुझे बड़े होकर अपने असली घर जाना है। और ससुराल जाकर ये सुनना पड़ता है कि ये हमारे घर की बहू है। ये कोई नहीं कहता कि ये घर मेरी बहू का है। एक लड़की सिर्फ मायके और ससुराल की बनकर रह जाती है, उसका अपना घर कौन सा है ये वो तलाशते जीवन गुजार देती है। वहाँ अपने मायके में नायरा हर काम अपनी मर्जी से करती थी, बिना किसी डर और हिचकिचाहट के। लेकिन ससुराल में तो उसे हर काम अपनी सास से पूछकर करना पड़ता है। मन न होते हुए भी उसे सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो उसका अपना घर नहीं है, ससुराल है। नायरा अपने माँ पापा की इकलौती संतान है, उनकी भी जिम्मेदारी नायरा की ही है। लेकिन घर और ऑफिस की जिम्मेदारी इतनी है कि वो उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। डॉक्टर से दिखाने के बहाने ही उसके माँ पापा यहाँ आ जाते हैं तो उनसे मिलना हो जाता है। एक दिन नायरा के पति कार्तिक ने ही सजेस्ट किया था, वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो क्यों नहीं पापा जी यहाँ दिल्ली में अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर राज डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे ही अगर मनोहर जी का इलाज हो तो बेहतर रहेगा। और तब से वे इसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बहाने आपस में उनका मिलना भी हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है। खैर ठंडा पानी पीने के बाद भी नायरा का गुस्सा कम नहीं हुआ आज। तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा भिड़का दिया। मन तो किया खूब रोए, जोर जोर से रोए, मगर यहाँ तो रोना भी गुनाह है। तुरंत कहेंगे ऐसा क्या बोल दिया जो रोने बैठ गई। हाँ, अब बेटे से मेरी शिकायत करेगी, घर में 2 चूल्हे करवाएगी। यही तो सिखा पढ़ा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। यहाँ आकर यही सब तो पट्टी पढ़ा कर जाते हैं वे लोग। जैसे विषैले शब्द गीता जी अपने मुंह से निकालना शुरू कर देंगी। और राधिका मामी तो है ही आग में घी डालने के लिए, खुद की बहू से तो बनती नहीं उनकी, इसीलिए वो चाहती हैं यहाँ भी सास बहू के झगड़े का मजा लें। मगर नायरा उन्हें कोई मौका ही नहीं देती। एक तो वैसे ही नायरा के पापा का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और ये लोग जरा सा उनके खाने पर भी आंख गड़ा रहे हैं, जैसे कितना पहाड़ पर्वत खा लिया हो उन्होंने। क्या एक माँ बाप का इतना भी हक नहीं होता कि एक दिन वे अपनी बेटी के घर आकर रह सके। शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियाँ। ये सोचकर नायरा की आंखें भर आई। याद है जब वो छोटी सी थी तब उसके पापा उसके लिए नई साइकिल खरीद कर लाए थे। रोज वे उसे सब पार्क में साइकिल सिखाने के लिए लेकर जाते थे। वे साइकिल पकड़े रहते थे ताकि नायरा गिरे तो वे संभाल सके, फिर चुपके से छोड़ भी देते साइकिल के कैरियर को। और नायरा इस भ्रम में रहती कि पापा ने पकड़ रखी है साइकिल। पापा के भरोसे के बल पर वो दूर निकल जाती थी साइकिल चलाते चलाते। लेकिन जब पलट कर देखती और पापा नहीं होते तो वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती कि आकर मनोहर जी दोनों हाथों से साइकिल थाम लेते। कहते बेटा तुम खूब तेज दौड़ो, जब गिरने लगोगी मैं थाम लूँगा तुम्हें। उनका अपना तो कुछ था ही नहीं, उनकी पूरी दुनिया तो नायरा के आसपास ही होती थी। नायरा हंसती तो उनके माँ पापा हंसते,
नायरा रोती तो वे उदास हो जाते थे। हर बच्चे की तरह उसने भी जिद की होगी, गलतियां की होगी, पर कभी उसके माँ पापा ने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि प्यार से जिंदगी की सीख दी, संस्कार दिए अपनी बेटी को। याद नहीं कि कभी उसके पापा ने तेज आवाज में बात भी की हो उससे। हाँ, अनुपमा थोड़ी सख्त जरूर थी, पर पता है, सो जाने के बाद वो अपनी लाडली बेटी को जी भरकर प्यार करती थी। अपने माँ पापा की जान थी वो, और आज भी नायरा ही उनके लिए सब कुछ है। बचपन में नायरा के माँ पापा ने उसकी हर जिद मानी। याद है, एक बार नायरा ने स्कूल की फीस जमा करने की जिद पकड़ ली। कहने लगी कि उसके सारे दोस्त खुद से स्कूल में फीस जमा करते हैं, तो वो भी करेगी। हार कर मनोहर जी को उसके हाथ में पैसे देने पड़े थे, लेकिन कई बार समझाया कि देखना पैसे कहीं गिर ना जाएं, तुम्हारे बैग से पैसे कोई निकाल ना ले। लेकिन नायरा ने दोस्त के बहकावे में आकर उन पैसों से सबको चाट पकौड़ी व आइसक्रीम खिला दिया था। घर आकर अनुपमा ने उसे खूब डांट पड़ी थी, लेकिन मनोहर जी ने उसे प्यार से समझाया था कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इन्हें यूं खर्च नहीं किए जाते। वो सीख आज भी वो नहीं भूली है। नायरा के पापा बैंक में क्लर्क थे, बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी उनकी। इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पाता था। उस पर से शादी लायक बहन और बीमार बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। मनोहर जी के दो बड़े भाई भी थे और दोनों अच्छी पोस्ट पर थे, पर उन्होंने अपने माँ बाप और जवान बहन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। याद है उसे, तभी उसके घर में एक छोटा सा टीवी हुआ करता था। अपने दोस्तों के घर बड़ा टीवी देख नायरा ने भी जिद पकड़ ली थी कि उसे भी वैसा ही टीवी चाहिए। अनुपमा ने बहुत समझाया कि अभी वे बड़ा टीवी नहीं खरीद सकते, खर्चे बहुत हैं घर में, बुआ की शादी भी करानी है, मगर जिद्दी नायरा कहाँ कुछ सुनने वाली थी। तब कहाँ से कैसे पैसे जुटाकर मनोहर जी बड़ा टीवी खरीद कर लाए थे, ये बोलकर कि पैसे तो बाद में बहुत आ जाएंगे, मगर ये बात हमेशा उन्हें खलेगी कि अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। मनोहर जी तो बस अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ही जीते आए थे। वक्त के साथ धीरे धीरे मनोहर जी के ओहदे बढ़ते गए और जिम्मेदारियां कम होती गईं, लेकिन बाप बेटी का प्यार दिनों दिन और प्रगाढ़ होता गया। मनोहर जी के लिए तो वही खुशी की बात होती थी जब नायरा खुश होती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद यहीं दिल्ली के ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में नायरा ने एडमिशन ले लिया था, जहां पहली बार कार्तिक से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में और फिर प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मनोहर जी और अनुपमा को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी बेटी के लिए कार्तिक उन्हें हर तरह से सही लगा था, लेकिन कार्तिक के परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गीता जी को सावली सलोनी नायरा जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो तो अपने बेटे के लिए गोरी बहू लाना चाहती थी। चलो ये भी ठीक है, मगर गीता जी का कहना था कि नायरा अपने माँ बाप की अकेली बेटी है, इसीलिए अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, और वो नहीं चाहेगी कि शादी के बाद भी बहू मायका मायका करती रहे। तो क्या हो गया माँ, मैं भी तो आपका इकलौता बेटा हूँ, तो क्या शादी के बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूंगा? बोलो ना माँ, कार्तिक ने कहा। तुम्हारी बात अलग है बेटा, नायरा एक लड़की है। शादी के बाद एक लड़की का अपनी ससुराल और पति के प्रति कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां होती हैं जो निभाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मुझे तो डर है कि कहीं शादी के बाद वो तुम्हें ही घर जवाई न बना दे और हम कुछ न कर पाएं। दरअसल गीता जी को ये डर था कि कहीं उसका बेटा अपनी ससुराल का होकर न रह जाए। अगर वे मेरी कुछ शर्तें मानने को तैयार हैं तो मुझे भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। कार्तिक ने जब गीता जी की शर्तें नायरा के सामने रखी थी, तब नायरा भड़क उठी थी। नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। दरअसल गीता जी चाहती थी कि शादी के बाद नायरा अपने माँ बाप से ज़्यादा मेल जोल न रखे
और ना ही बार बार मायके जाए। जाना भी हो तो एक दिन से ज़्यादा ना रहे वहाँ। और सबसे बड़ी बात, ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभाए। वाह क्या बात है, तुम्हारी माँ ने एक जज की तरह फैसला सुना दिया। लेकिन मैं उनके इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। गुस्से में फनफनाती हुई नायरा बोलकर वहाँ से जाने ही लगी कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, क्या तुम भी यही चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ मान लेने में क्या हर्ज है? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मान जाओ ना, कार्तिक ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा तो तुम चाहते हो कि अभी मैं उनकी बात मान जाऊं? लेकिन क्यों, जब मुझे उनकी बात मंजूर ही नहीं है तो? नहीं कार्तिक, झूठ की बुनियाद पर मैं रिश्ते नहीं बनाना चाहती। शादी में सिर्फ लड़के लड़की का ही मिलना नहीं होता, बल्कि दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, जिसे रिश्तेदारी कहते हैं। और तुम चाहते हो हम एक झूठ से इस रिश्ते को शुरुआत करें। लेकिन कार्तिक का कहना था कि सिर्फ कह देने से क्या चला जाएगा उसका। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और यही जिद उनकी लड़ाई की वजह बन गई। गुस्से में कार्तिक ने यहाँ तक बोल दिया कि शायद उनका प्यार ही झूठा है और अब ये रिश्ता खत्म ही समझो। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं, कहकर नायरा भी वहाँ से चलते बनी। एक छोटी सी बात पर उनके बीच महीनों तक बात बंद रही। नायरा ने कार्तिक का अपने फ़ोन से नंबर भी डिलीट कर दिया था, लेकिन कार्तिक नायरा को बुला नहीं पा रहा था। नायरा के गम में वो शराब पीने लगा था। नायरा की दोस्त रिया से उसे ये बात पता चली थी कि कार्तिक अब अपने माँ पापा के घर नहीं रहता। उसके अपने परिवार वालों से झगड़ा चल रहा है। नायरा, वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। नहीं भुला पाया है वो तुम्हें। रिया बोली थी आज भी उसके हाथ पर तेरे नाम का टैटू है और उसके ज्वाइंट अकाउंट में आज भी तेरा ही नाम है। तो अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें उसके प्यार का? ठीक है, तभी उसकी बातें गलत लगी तुम्हें, लेकिन एक बार उसकी जगह पर रहकर सोच, तू क्या करती वहाँ पर? माफ़ कर दे उसे, अब नहीं तो शराब पी पी कर मर जाएगा वो। रिया की बात सुन वो दौड़ी गई थी। कार्तिक की दशा देखकर वो रो पड़ी थी, लेकिन कार्तिक अपनी नायरा को देख मरते मरते जी उठा था। दोनों की आंखों से बहते उन आंसुओं में उनके सारे गिले शिकवे बह गए थे। सबके सामने घुटने पर बैठकर उसने गुलाब का फूल देते हुए नायरा को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे नायरा ने भी झट से स्वीकार कर लिया था। उस वक्त गीता जी कसमसा कर रह गई थी। सिर्फ अपने बेटे की खातिर वो कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन अंदर से नायरा के लिए उनके मन में प्रेम नहीं, नफरत जागी थी। शादी के बाद नायरा ने अपनी तरफ से गीता जी या घर में किसी भी सदस्य को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि वो अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, नौकरी करते हुए भी। लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी निभाना भी वो नहीं भूली थी। लेकिन गीता जी को फिर भी नायरा से कोई न कोई शिकायत रहती ही थी। गीता जी को मनोहर और अनुपमा का अपने घर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बेटा फिर उससे दूर न चला जाए, इसीलिए कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अकेले में जो मन सो बोलकर अपनी भड़ास जरूर निकाल लेती थी। मनोहर जी के मजाकिया स्वभाव को वो बदतमीजी बताती तो अनुपमा को अक्खड़ औरत कहकर संबोधित करती थी। मनोहर जी और अनुपमा जी के आने पर जब नायरा अपने माँ पापा की खातिरदारी में लग जाती, तब गीता जी का खून खौल उठता था। कुछ न कुछ बोलकर वो नायरा का मन छोटा ही कर देती थी। किचन में जाकर वो अपने माँ पापा के लिए एक कप चाय भी बनाने लगती तो कैसे गीता जी कहने लगती थी, बहू चाय पत्ती कम डाला करो, बहुत महंगाई बढ़ गई है, दूध के दाम भी देखो कितने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वही खुद चाय पीनी हो तो बहू जरा पत्ती लगा कर देना और पानी कम डालना चाय में। कितनी सेल्फिश है ये औरत, ये सोचकर नायरा का मन कड़वा हो जाता। पिछली बार जब डॉक्टर से दिखाने यहाँ आए थे और डॉक्टर ने मनोहर जी को आलू चीनी खाने से परहेज करने को कहा, तब नायरा ने आलू हटाकर मनोहर जी की थाली में
सहजन ज़्यादा परोस दिया था। तब कैसे गीता जी ने सबसे नजरें बचाकर उनकी थाली से सारे सहजन निकालकर आलू भर दिया था। सब देखा था नायरा ने, पर कुछ बोल नहीं पाई थी। ऐसा कितनी बार हुआ है जब गीता जी ने ऐसा ही किया था। घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें बताकर वो कार्तिक को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ बेटे के बीच झगड़ा करवाकर वो दोषी नहीं बनना चाहती थी और इसी बात का गीता जी फायदा उठाती थी। यही लोग जब उसके मायके जाते थे तो कैसे अनुपमा जी और मनोहर जी उनके स्वागत में जुट जाते थे। उनके लिए तरह तरह के पकवान तैयार होने लगते हैं कि बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और एक ये लोग हैं। ये सब सोचकर नायरा का मन कुपित हो उठा था। जानती है कार्तिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे तो मनोहर जी और अनुपमा जी को अपने माँ पापा जैसा ही मान सम्मान देते हैं, लेकिन गीता जी अपने बेटे को जोरू का गुलाम समझती है। लेकिन इस बात से कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्तिक अपनी माँ के अक्खड़ व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित है। कभी कभी तो इतनी चिढ़ होती है उसे कि मन करता है ये घर छोड़कर कहीं और रहने चला जाए। नायरा ही है जो कार्तिक के गुस्से को दबा कर रखती। दिवाली के त्योहार पर सबके लिए नए कपड़े और उपहार का सामान खरीदते समय नायरा ने अपने माँ पापा के लिए नए कपड़े खरीद लिए थे। सेम वैसी ही साड़ी उसने अनुपमा जी के लिए भी खरीदी जैसी गीता जी के लिए, लेकिन ये बात गीता जी की आंखों में चुभ गई। घुमाकर साड़ी फेंकती हुई बोली थी कि उसे ये साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि उसका ओहदा अनुपमा से बड़ा है। गुस्से से कार्तिक ने आगे बढ़कर बोलना चाहा, लेकिन नायरा ने उसका हाथ पकड़कर आंखों से इशारा किया कि प्लीज जाने दो। कई बार झूठे आंसू बहाती हुई गीता जी ने नायरा के प्रति कार्तिक को भड़काना चाहा, मगर कार्तिक खूब समझता है अपनी माँ को कि वो कैसी है। नायरा ही है जो उसे बर्दाश्त कर रही है, वरना कोई और लड़की होती ना तो कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। कहते हैं बहू खराब होती है, अपने सास ससुर को सहन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ उल्टा था। मम्मी पापा गए। बाहर से आते ही कार्तिक ने पूछा। अपने सास ससुर को वो मम्मी पापा ही बोलता है। क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है? ठीक है सब, नायरा ने जवाब दिया और कार्तिक के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते हुए ही कार्तिक उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि जरूर कोई बात हुई है आज। झूठे कप उठाकर वो किचन में जाने ही लगी कि कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। वो भी आज अपने पति के सीने से लगकर खूब रो लेना चाहती थी। कहना चाहती थी कि आज गीता जी ने उसके माँ पापा की बहुत इंसल्ट की, वो भी राधिका मामी के सामने। लेकिन उसने अपनी नम आँखों को धीरे से साफ किया और ये बोलकर किचन में जाने लगी कि सब ठीक है, वो चिंता न करे। क्या कहती वो बेचारा तो खुद 8-10 दिन पर घर आता है, तो क्या टेंशन दे उसे। मार्केटिंग जॉब में ज़्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता है कार्तिक को। रोज की तरह खाना पीना निपटाने के बाद किचन की सफाई करके करीब रात के 11 बजे नायरा को बिस्तर नसीब हुआ। वो किताब लेकर पढ़ने ही लगी कि उसकी आंखें लग गईं और किताब उसके हाथ में ही रह गई। बड़े प्यार से कार्तिक ने उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर रख दी और बड़े गौर से निहारा। आज नायरा को ज़्यादा ही थकी थकी लग रही थी। उसने धीरे से उसे कंबल ओढ़ाया और उसकी बगल में लेट गया। हमेशा की तरह सुबह उठकर सबसे पहले नायरा ने गीता जी और राधिका मामी को चाय बनाकर दी। फिर नाश्ता खाना की तैयारी में जुट गई। रोज वो ऑफिस जाने से पहले दोपहर के खाने के लिए दाल सब्जी बनाकर जाती थी। फिर काम वाली बाई कमला आकर रोटी या चावल जिसको जो चाहिए गर्मा गर्म बनाकर परोस देती थी। उसके लिए वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। कमला भले ही गरीब काम वाली थी, पर उसके आचार विचार बहुत उच्च थे। गीता जी ने से घर का कोई काम नहीं होता था। उनके हाथ पांव नहीं, सिर्फ जबान ही चलती थी ज़्यादा। शाम को ऑफिस से आकर कपड़े न बदल कर पहले नायरा किचन में चली जाती थी, क्योंकि उसके सास ससुर को रात के 8 बजे तक खाना मिल जाना चाहिए। बाकी के लोगों को जैसे जैसे भूख लगती
या तो वे निकलकर खुद ही खा लेते या नायरा को आवाज लगा देते। नायरा का देवर अंकुर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और ननद दिव्या कॉलेज के अंतिम वर्ष में है। सास ससुर को खिलाने पिलाने के बाद वो फ्रेश होकर आराम से जो मन होता करती है। नायरा की आदत है रात को वो बिना पढ़े नहीं सोती, चाहे कितनी भी रात हो जाए। एक दो पन्ने पढ़कर ही सोती है। उसकी अलमारी में पत्रिकाओं के अलावा अच्छे अच्छे लेखकों के नॉवेल्स भी भरे पड़े हैं। लेकिन कार्तिक उसके एकदम उलट है। उसे पढ़ना लिखना बोरिंग काम लगता है। उसे मोबाइल चलाना बहुत पसंद है। घंटों वो मोबाइल पर गुजार देता और इसी बात पर कभी कभी नायरा और कार्तिक के बीच झगड़ा भी हो जाता है। पापा, आपको याद है ना, 2 दिनों बाद डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है। नायरा ने याद दिलाया तो मनोहर जी कहने लगे कि हाँ, और उन्होंने अपना शुगर चेकअप भी करवा लिया है। गुड, तो पापा आप और मम्मी आज ही यहाँ आ जाओ। इसी बहाने हमें एक दिन ज़्यादा साथ रहने का मौका मिल जाएगा। चहकती हुई नायरा बोली तो मनोहर जी कहने लगे कि हाँ, वो भी यही सोच रहे थे, मगर अनुपमा ऐसा नहीं चाहती। बल्कि वो तो नायरा की ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी, मगर बाप बेटी के सामने उसकी कहाँ चलती है भला। देखा ना पापा, इस बार आपका शुगर लेवल कितना कम आया है, एकदम नियंत्रण में। नायरा बोली तो मनोहर जी कहने लगे कि इस बार उन्होंने मीठा छुआ तक नहीं। हाँ, बस ऐसे ही आप मीठा खाने पर कंट्रोल रखो पापा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, आप किस सोच में डूबी हो। पीछे की सीट पर अनुपमा को गुमसुम बैठे देख नायरा ने टोका तो हंसते हुए मनोहर जी कहने लगे कि उसकी माँ बाहर का नज़ारा देख रही है। लेकिन अनुपमा कहने लगी कि इस बार नायरा की ससुराल ना जाकर क्यों ना वे लोग किसी होटल में रुक जाएं। क्यों होटल में, क्यों मम्मी, जब यहाँ मेरा घर है तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हो। चिल करो बोल कर वो हंसी तो मनोहर जी भी हंस पड़े, मगर अनुपमा को हंसी नहीं आई। राधिका मामी वाला कमरा खाली था तो नायरा ने सोचा उसी में मनोहर जी और अनुपमा जी सो जाएंगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे कार्तिक ने कहा था कि वो जल्दी आने की कोशिश करेगा, सब साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन शायद उसे काम से फुर्सत नहीं मिली होगी। ये सोचती हुई नायरा ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचकर नायरा मनोहर और अनुपमा के लिए चाय बनाने ही लगी कि देखा चाय की पत्ती खत्म हो गई है। ओह, पत्ती तो खत्म हो गई, लेकिन सुबह तो थी। वो मन ही मन भुनभुनाई, अब चाय बनाने के लिए पत्ती तो थी ही नहीं। इसीलिए उसने मनोहर जी और अनुपमा जी का खाना ही परोस दिया। वैसे भी वे लोग भूखे थे, सोचा चाय बाद में बना देगी। पास में ही एक किराना स्टोर है, फ़ोन कर देने पर कुछ देर में ही वो सामान घर पर भिजवा देता है। नायरा किचन के छोटे मोटे सामान वगैरह उसी दुकान से मंगवाती थी। अच्छी सर्विस देता है वो दुकान वाला। अभी वो अपने माँ पापा को खाना देकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि गीता जी कहने लगी, बहू ऐसा कब तक चलेगा। क्या हुआ माँ जी? नायरा ने अचकचा कर पूछा। यही कि हमेशा तुम्हारे माँ बाप यहाँ चले आते हैं, क्या अच्छा लगता है बेटी के घर बार बार आना। अरे हमारे संस्कार में तो बेटी के घर का एक बूंद पानी पीना भी पाप माना जाता है, और ये लोग, क्या जरा भी शर्म लाज नहीं है तुम्हारे माँ बाप को। अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे हैं। सच कहें तो शर्म तो अब हमें आने लगी है। गीता जी की बात सुन नायरा अवाक थी। उसे लग रहा था काटो तो खून नहीं। वो सास को चुप कराना चाहती थी कि प्लीज चुप हो जाओ, मगर गीता जी बोलती ही जा रही थी। जो मन में आ रहा था उधर मनोहर और अनुपमा पहला कौर मुंह में डालने ही जा रहे थे कि गीता जी की कड़वी बातें सुन उनका हाथ का खाना हाथ में ही रह गया। कहीं माँ पापा ने सुन तो नहीं लिया। वो भागी उधर। पापा मम्मी, आप दोनों खा क्यों नहीं रहे? खाना खाइए ना। खाना अच्छा नहीं बना क्या नायरा जीपी? हाँ, वो मम्मी जी पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा। किसी तरह नायरा बात को ढांपना चाहती थी। बस बेटा बहुत हो गया। हाथ का खाना थाली में झाड़ते हुए अनुपमा उठ खड़ी हुई। कहा था तुमसे
किसी होटल में रुक जाएंगे पर तुम नहीं माने। आखिर क्यों हमारी भी बेइज्जती कराने पर तुली हो। लेकिन अनुपमा को मनोहर ने कसकर डपटा। कुछ भी बोले जा रही हो, चुप हो जाओ। नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। और रिश्तेदारी में तो ये सब चलता ही रहता है। हम फिर आएंगे, लेकिन अभी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तो जाना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा। बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए मनोहर जी बोल तो रहे थे, लेकिन उनकी गीली आंखों में एक बेटी के पिता की बेबसी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। अपने माँ पापा के गले लग नायरा सिसक पड़ी। बेटी को छोड़कर जाते हुए अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ ले देकर शादी करने के बाद भी एक बेटी के माँ बाप की कोई औकात नहीं रहती। जब लोग बेटा ना होने का ताना मारते थे, तब मनोहर जी ये बोलकर लोगों का मुंह बंद कर देते थे कि उनकी बेटी 100 बेटों के बराबर होगी, देख लेना। अक्सर मनोहर जी ये बात दोहराते कि रिटायरमेंट के बाद वे नायरा के साथ रहने आ जाएंगे। बोलो बेटा, अपने बूढ़े माँ पापा को साथ रखोगी ना। और मासूम सी नायरा कहती, हाँ वो अपने माँ पापा को हमेशा साथ रखेगी। लेकिन आज अपने उसी माँ पापा की अपनी ससुराल में ऐसी बेइज्जती होते देख नायरा का रोम रोम करा उठा। नायरा ने नहीं रोका उन्हें जाने से, क्योंकि वो उनकी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन अफसोस कि उसके माँ पापा बिना खाए पिए चले गए। अरे एक जानवर को भी हम रोटी देते समय सहलाते हैं, लेकिन आज गीता जी ने तो सारी हदें पार कर दी। देख लिया, जब नायरा के माँ पापा चले गए तो गीता जी अपनी मित्र मंडली के साथ रोज की तरह सत्संग के लिए निकल गईं। पूजा पाठ, हवन कीर्तन और पंडे पुजारियों पर गीता जी लाखों रुपए लुटा देती हैं, लेकिन कहीं किसी गरीब की एक पैसे से मदद की हो कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कल उनकी भी बेटी की शादी होगी, तब पता चलेगा उन्हें कि माँ बाप के लिए एक बेटी का मुंह क्या होता है। सिसकती हुई नायरा सोच ही रही थी कि कॉल बेल बजी। उसे लगा किराने वाला आया होगा सामान लेकर, लेकिन जब सामने कार्तिक को पाया तो उसके बर्दाश्त का बांध टूट गया और वो कार्तिक के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक तो सब समझ ही गया था, लेकिन फिर भी उसके पूछने पर नायरा ने शुरू से अंत तक एक एक बात उसके सामने खोल कर रख दी। सुनकर कार्तिक का खून खौल उठा। सोच लिया उसने, जो हो पर वो आज गीता जी को नहीं छोड़ेगा। फैसला होकर रहेगा क्या चाहती हैं वो। लेकिन नायरा ने उसे ये कहकर रोक दिया कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसे अब वो करना होगा जो नायरा चाहती है। कार्तिक, मुझे यहीं दिल्ली में ही अपना एक घर चाहिए, जिसे मैं अपना घर कह सकूं, और जहां मेरे मम्मी पापा जब चाहे हक से आकर रह सके। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती। तुम्हारी मर्जी, तुम जहां रहना चाहो, लेकिन अब मेरा फैसला अटल है। कार्तिक कुछ नहीं बोला, लेकिन नायरा का फैसला उसे एकदम सही लगा और वो अपनी पत्नी के इस फैसले में उसके साथ है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।